आज हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहली चीज़ जो लिखी गई है कि जो नेचर में स्पेसिएशन के थ्रू नई स्पीसीज का एडिशन है वो भले ही डाउटफुल हो, यानी कि नेचर में नई स्पीसीज आ रही कि नहीं आ रही हैं, लेकिन ये जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट देयर काउंटिंग क्या हो रही है, लॉसेस यानी कम हो रही है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा कम होती ही जा रही है। यहाँ पर एक टर्म हमें समझना होगा, स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है। स्पेसिएशन का मतलब होता है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, यानी कि नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो किसी दूसरी तरह की पॉपुलेशन से, यानी कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन ही स्पेसिएशन कहलाता है। अब आगे आ जाते हैं, ये जो डाइवर्सिटी लॉस हो रही है वो उसका जो मेन रीजन है बताया गया ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी का ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड में एक बात बोली गई है कि यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा या उनकी एक्टिविटी के द्वारा 2000 स्पीसीज ऑफ द नेटिव बर्ड क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्शन में जा चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फिर इसके बाद आगे बात लिखी गई है कि IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट के हिसाब से टोटल एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज का हुआ है वो 284 स्पीसीज का हुआ है, और कितने सालों में, 500 सालों में, यानी 500 ईयर्स में। फिर एक नीचे लाइन लिखी गई है, उसको देखते हैं, तो लिखा गया लास्ट 20 ईयर्स, 20 सालों में जो डिसअपीयरेंस है कितनी स्पीसीज का देखा गया, 27 स्पीसीज का। तो हमें हमको ऊपर वाली कहानी और नीचे वाली कहानी को थोड़ा सा जोड़ के चलना है, क्या कि 500 ईयर ज़्यादा है तो उससे 500 ईयर से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज दी गई हैं जो एक्सटिंक्ट हुई है 784, वैसे ही 20 साल यानी 20 ईयर्स दिया गया है उसमें 20 से ज़्यादा यानी 27 स्पीसीज। तो 20, 27, 500, 784 ये हमें याद रखना पड़ेगा, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जो स्पीसीज। अब कुछ स्पीसीज के बारे में हमें नाम याद रखना है जो कि 1600 से लेकर के 1930, 1940 तक जो एक्सटिंक्ट हुई स्पीसीज हैं उनके नाम और वो कहाँ की थी ये याद रखना है। पहले जो एक्सटिंक्ट हुई थी वो डोडो है, मॉरिटियस। डोडो का मतलब हमें याद रखना, डाई डाई ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब मारना, मॉरिटियस। क्वागा एक तरह का जेब्रा हुआ करता है, कहाँ का, अफ्रीका का, तो क्वागा टर्म से हमें याद रखना है कि ऐसा लग रहा है अफ्रीका का ये नाम है। थैलीसीन का मतलब हो गया ये ऑस्ट्रेलिया पे, सॉरी, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे पाया जाएगा थैलीसीन। कंगारू देखा होगा आपने, वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ करता है, तो उनके आगे पाउज्ड बने होते हैं, यानी पाउज्ड मैमल होते हैं ये, जहाँ पर ये अपने बच्चों को रखते हैं। थैला एक्चुअली इनके पास ऐसा होता है, तो इसलिए थैला से हमें याद रखना, थैलीसीन कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में होगा। स्टीलर सी काऊ को ऐसे याद रखना है कि इंडिया का दोस्त होता है रसिया, हम लोग इंडिया में काऊ को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसी तरह से रसिया हमारा दोस्त है तो वो भी देगा, ऐसे याद करने में मदद मिल जाएगी। स्टीलर सी काऊ एंड 3 सब स्पीसीज, बाली, जवान, कैस्पियन ऑफ टाइगर। तो ये नाम से ही लग रहा है बलवान होगा, जवान होगा, कैस्पियन ऐसे बोल देना किसके लिए, टाइगर के, बाली, जवान एंड कैस्पियन। तो इस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं अगले वाले पेज पे। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो ये बात दिखाई गई है कि जो एक्सटिंक्शन है कुछ स्पीसीज का ज़्यादा ही कॉमन होता है, जैसे इन्होंने सब ग्रुप लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू मोर वनरेबल टू एक्सटेंशन, यानी वनरेबल का मतलब ज़्यादा खतरे में होती हैं किसके, एक्सटिंक्शन के। तो एक तो ये बात रखना है। फिर इसके बाद एक बात ये यहाँ बोली गई कि जो 15,500 स्पीसीज होती हैं वर्ल्ड वाइड वो क्या हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन यानी एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन पे हैं। उनमें से सबके परसेंटेज यहाँ दिए गए हैं कि कितने परसेंट क्या हैं। अब इसको याद करने के थोड़ा हम लोग बोर्ड में देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, पहले एम्फीबियन दिया गया है, फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म दिया गया है, फिर आगे जो दिया गया है वो दिया गया है 32% में, 31% में, फिर इसके बाद दिया गया है जो 12% है बर्ड का और 23% है मैमल का। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं मैमल का और इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं बर्ड का। तो देखते हैं कितने परसेंट एक्सटिंक्शन कंडीशन है। तो इसको हम लोगों ने 32% याद रखना है, इसको 31% याद रखना है, इसको याद रखना है हमें 23% और इसको याद रखना है 12%। ये हमारी कंडीशन है यहाँ पर, तो ये याद रखना है हमको। अब एक बात हम बता सकते हैं कि एम्फीबिया में अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा होता है 32%, इसके बाद जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म में एक्सटिंक्शन की कंडीशन भी होती है क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है और इनको मिल नहीं पाता है, तो इनके जो कंडीशन होती है पाई जाने की वो कम हो जाती है एक्सटिंक्ट होने। तो ये हो जाएगा एम्फीबिया के बाद जिम्नोस्पर्म, फिर मैमल, फिर बर्ड, और 23% और 12%। ये हमको याद रखना होगा। तो मैमल और बर्ड, मैमल और बर्ड, इसको याद करने के लिए ऐसा कुछ सोचना है थोड़ा सा
ये जो बर्ड हुआ करती है, मैमल हुआ करते हैं, अगर हम लोग वर्टिब्रेट को लाइन से याद करें तो पहले हम लोग किसको बोलते थे, फिश को, फिश के बाद यानी कि फिश को फिश के बाद किसको बोला करते थे, एम्फीबिया को, एम्फीबिया के बाद किसको बोला करते थे, रेप्टाइल को, रेप्टाइल के बाद किसको बोला करते, बर्ड को, बर्ड के बाद किसको बोला करते थे, मैमल को। तो ये बर्ड मैमल की बात करते हैं तो ये सबसे क्या होता है, और एम्फीबिया की बात करते हैं तो देखो ऐसा है, ये यहाँ पर कूदता है, इसके बाद ये यहाँ पर कूदता है, मतलब एम्फीबियन सबसे ज़्यादा 32% है, सीधे मैमल पहुँच जाता है 23% और बर्ड पहुँच जाती है 12%। अब बीच में फिर इसके बाद 32 के बाद यहाँ पर जिम्नोस्पर्म याद कर लेना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में, देखते हैं क्या कंडीशन है। अगले पैराग्राफ में जो हमें याद रखना है वो ये बोला गया है कि जो करेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स एस्टिमेटेड टू 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स, पहले की अपेक्षा 100 से 1000 टाइम्स हो गया है। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर ये ट्रेंड चलता रहा कंटिन्यू, तो नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी विप्ड आउट इन एक्सटिंक्ट हो जाएगी नेक्स्ट टू 100 ईयर्स, यानी 100 सालों में आधी स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो दो बातें ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है कि जो काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है लॉसेस के लिए, उनमें हमें 4 मेजर काज याद करना है जिनको इविल क्वार्टेंट बोले गए हैं। अब हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। पहला लिखा जो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, तो इनमें कुछ पॉइंट हमें केवल याद रखने हैं। पहली बात, सबसे ज़्यादा हैबिटेट लॉस की बात अगर करेंगे तो हम लोग देखेंगे 14% ऑफ द अर्थ लैंड पर सरफेस पहले कवर था, अब 6% के ऊपर भी नहीं है। कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सबसे ज़्यादा वहीं पर। फिर इसके बाद कहते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं, यहाँ पर एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा देखे गए। यहाँ पर एक्सटिंक्शन जो देखे गए उसके 3 कारण थे। पहला था जो सोयाबीन के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन के लिए हमने बहुत सारे पेड़ को काट करके उसको खेती के लिए बना दिया। फिर दूसरा, ग्रास लैंड बनाने के लिए, किसको, बीफ कैटल को चराने के लिए हमने बहुत सारे प्लांट को काट दिए। फिर इसके बाद लास्ट ये है कि यहाँ पर जो तीसरा हमें याद करना है कि पोल्यूशन के कारण, ये दिया हुआ है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन। तो 3 चीज़ें हमें याद रखना है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पहला ये बताना है, बीन्स, सोयाबीन्स के कल्टीवेशन के लिए हमने पेड़ को खत्म कर दिया, काट दिया, बीफ कैटल को चराने के लिए ग्रास लैंड बना दिया, पोल्यूशन के कारण वहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। इतना याद रखना है हमको। फिर इसके बाद जो हमें याद रखना है अगली लाइन में, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज करें, इसलिए एक यहाँ टर्म लिखा है व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब जब हमारी ज़रूरत हमारी किसी लालच में बदल जाए, है ना, हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज करने लगें तो उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की एग्जांपल जरूरी है याद करना, जिसमें हमें 2 चीज़ों को याद करना पड़ेगा। पहला है यहाँ पर पैसिनर पिजन और दूसरा है स्टीलर सी काऊ। तो ये 500 सालों में स्टीलर सी काऊ और पैसिनर पिजन केवल ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या हो गई, आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और किसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, ह्यूमन, हर चीज़ ह्यूमन के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन में कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में हमें जो याद रखने हैं वो पहला याद रखना है, जब हम लोग नील पर्च की बात करते हैं, नील पर्च जो कि लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पर देखेंगे तो 200 स्पीसीज ऑफ सी क्लिड फिश जो है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये हमें नील पर्च को देखना है। फिर इसके बाद नीचे क्या दिया गया है, कुछ ऐसी ही इन्वेजिव बीड है जो हमें याद रखना पड़ेगा। इन्वेजिव बीड में हमें पार्थिनियम याद रखना पड़ेगा, लैंटेना याद करना पड़ेगा, वाटर हाइसिंथ याद करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या याद करेंगे, पार्थिनियम, लैंटेना और वाटर हाइसिंथ। तो ये पार्थिनियम तो अपने देश का है जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, लैंटेना अफ्रीका का था और वाटर हाइसिंथ फिर से अपने इंडिया का है। फिर इसके बाद एक उन्होंने एग्जाम्पल आगे दिया है कि एक इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, अफ्रीकन कैट फिश का, जिसको हम लोगों ने बोला था क्लेरियस गैरीपाइनस। वो क्या एक्वाकल्चर पर्पस से डाली गई थी, लेकिन बहुत सी इंडिजियस यानी वही लोकल की स्पीसीज जो जिसको बोला जाता है कैट फिश, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो इस तरह से हम लोग 2 चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर, मतलब एलियन स्पीसीज के इन्वेजन में। एक हमें याद रखना होगा हमेशा क्या, नील पर्च के इंट्रोड्यूस करने पर जो कंडीशन डेवलप हुई, और दूसरा हम लोग याद रखेंगे अफ्रीकन कैट फिश क्लेरियस गैरीपाइनस की वजह से जो एक्सटिंक्ट हुई, कौन, कैट फिश। अब आगे आ जाते हैं को एक्सटिंक्शन की बात कर लेते हैं। तो को एक्सटिंक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो को एक्सटिंक्शन कब होता है, जब क्या हो कि एक दूसरे की लाइफ एक दूसरे के सपोर्ट से चल रही हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ज़्यादातर होते हैं जो पॉलिनेटिंग यानी प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म की जो कहानी होती है,
हम बोल रहे हैं उनको आप लिख सकते हो। पहला यक्का प्लांट और प्रोनुबा माथ हुआ करता है। दूसरा जो हुआ करता है फिग और वाइस्प लार्वा, जो हमने अभी दोनों एग्जांपल बोले, यानी कि यक्का प्लांट और प्रोनुबा और फिग और वाइस्प लार्वा, इनमें क्या हुआ करता है कि जो लार्वा हुआ करता है वो सीड को खाने के लिए वहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है, नहीं रखा जाता है, और जब पॉलिनेशन की कंडीशन होती है तो ले एग के समय वो कंप्लीट करता है। फिर तीसरा एग्जांपल इसको याद कर सकते हैं तो मेडिटेरियन ऑर्किड, जिसको हम लोग ऑफराइज बोलते हैं, वो बी के साथ शो करता है, क्योंकि यहाँ पर अपने सेक्सुअल डिसिट को पूरा करने के लिए जो बी होती है वो आती है किसके पास, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफराइज के पास। क्योंकि ये जो ऑर्किड है इसके पास जो पेटल हुआ करता है वो फीमेल के जैसे दिखता है, इसलिए मेल बी वहाँ पर आता है और फाल्स कॉपुलेशन करता है और अपनी सेक्सुअल डिसिट को पूरा करता है। फिर आगे आ जाते हैं। आगे की जो कंडीशन दी गई है, आगे की कंडीशन ये दी गई है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है उसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। नैरो यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि कम से कम यूज करो, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उनके बहुत ज़्यादा है। सीरियल देते हैं, पल्स देते हैं, फ्रूट मिलता है हमको, फायरवुड मिलता है, सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पर लुब्रिकेंट, टेनिन और डाइज मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोली गई, जो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड डेवलप कहाँ है, डिराइव फ्रॉम द प्लांट। 25% जो ड्रग है वो प्लांट से मिलती हैं, और कहा जाता है जो 25,000 यानी 25,000 स्पीसीज जो प्लांट की हैं वो क्या करती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन निकालने में मदद कराती हैं। तो 25% ड्रग हैं जो किससे निकलती है, प्लांट से, और 25,000 प्लांट हैं जिनसे ड्रग निकलता है। दो चीज़ें अलग अलग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा गया बायो प्रॉस्पेक्टिंग, उसको समझ लेते हैं। नीचे ये लिखा गया है यहाँ पर बायो प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब ये होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, यानी कि एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग रिसोर्स को यूज करते हैं, लिविंग रिसोर्स को यूज करते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है, उसको बोलते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग। अब आ जाते हैं अगले उसमें। यहाँ पर जो हमें याद रखना है, एक पॉइंट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो 20% ऑक्सीजन देता है अर्थ एटमॉस्फेयर को, ये पॉइंट याद रखना है। फिर सीधे हमें आ जाना है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सीधे हम लोग को पूरा छोड़ते हुए आ जाना है यहाँ पर हाउ डू वी कंजर्व। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू का मतलब ऑन साइट, यानी वहाँ जहाँ पर कोई रह रहा है उसी जगह पर उसको हम कंजर्व कराने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं इन सीटू, लेकिन उसको बाहर ले जाना पड़े तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। एक बात हम आपको बता दें कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है तब किया जाता है जब इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्शन की कंडीशन हो। कैसे, जैसे मान लो कोई बीमार है, थोड़ा बहुत बीमार है तो उसको घर में ही दवा देकर काम चलाया जाता है। ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको कहाँ लेके जाते हो, हॉस्पिटल। तो इसी तरह से देखो यहाँ लिखा है हाउएवर व्हेन देयर आर द सिचुएशन वेयर एन एनिमल आर प्लांट इज इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड एंड नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो लिखा है एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। ये ध्यान रखना है। तो हमें कब बाहर ले जाना पड़ेगा, जब ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी, जब एक्सटिंक्शन की कंडीशन होगी, इंडेंजर्ड कंडीशन होगी। अब आ जाते हैं एक सीटू कंजर्वेशन को पढ़ते हैं। एक सीटू कंजर्वेशन को देखो, एक सीटू का मतलब इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग को जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये देनी है कि हम लोग किसी भी स्पीसीज को जो प्रोटेक्ट करते हैं तो हम लोग वहीं का वहीं रखना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडेमिज्म टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इंडेमिज्म का मतलब होता ये है कि जो स्पीसीज जहाँ की है वहीं केवल पाई जाए और दूसरी जगह ना पाई जाए, तो उसे बोलते हैं इंडेमिज्म। जैसे दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स। ठीक है ना। इनमें जो इंडेमिज्म कंडीशन पाई जाती है वो सब ज़्यादा देखी जाती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। अगर हम लोग बात करें हॉटस्पॉट की तो पहले 25 थे, उनमें कुछ ऐड होकर 9 मतलब ऐड होकर के टोटल जो वर्ल्ड में 34 हो चुके हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है वो टोटल 34 है। और ये जो हॉट स्पॉट हैं इनमें सबसे अच्छी बात यह है इंडिविजुअल की, यानी कि यहाँ जो लोकल स्पीसीज है यहीं पर है, कहीं और नहीं पाई जा रही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंडिया में टोटल 3 हॉट स्पॉट हैं। तो देखो 3 ऑफ दीज हॉट स्पॉट, एक पहला है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा क्या है इंडो बर्मा एंड हिमालयन रेंज। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो एक तो ये हो गया इंडो बर्मा और दूसरा क्या है हिमालय जो रेंज है उसमें पाए जाते हैं। अब वेस्टर्न घाट अभी हमने चैप्टर शुरुआत में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जो वेस्टर्न घाट होता है बेस्ट होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज पाई जाती है, क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि ये हॉट स्पॉट रीजन है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं कि although all the biodiversity has been put together cover less than 2% of the अर्थ लैंड एरिया। अर्थ का जो लैंड एरिया है वो केवल
2% मिला हुआ है किसको, हॉट स्पॉट को। लेकिन जो डाइवर्सिटी है, number of species they collectively harbor is extremely high and strict protection of these hot spot could reduce the ongoing mass extinction almost 30%। मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, और इस प्रोटेक्शन के कारण वहाँ पर हम लोग एक्सटिंक्शन से 30% सीरीज को बचा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो तीन यहाँ पर जो एंडेमिज्म की कहानी हॉट स्पॉट के लिए याद रखनी है, और टोटल 34 हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में टोटल 3 है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए हॉट स्पॉट के अलावा हमें दूसरे जो हमें ध्यान देने हैं वो देने हैं 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पर इकोलॉजिकली यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क। ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। याद रखना है इंडेमिज्म और बायोडाइवर्सिटी रिच कंडीशन हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन बताएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली नेचुरल एरिया होता है, नेचुरल स्पेस हुआ करता है किसी भी स्पीसीज का। अब हम लोग आ जाते हैं, याद करते हैं थोड़ा सा। बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग 14 बोलते हैं, ना से नेशनल पार्क ना से 90 ऐसे बोल सकते हैं, या 90। तो 90 नेशनल पार्क, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सेंचुरी की बात करते हैं तो टेस्ट सेंचुरी जो बनाई गई थी क्रिकेट में वो 400 के ऊपर है, तो ये ध्यान रखना है 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग इसको याद रखेंगे। नंबरिंग बहुत जरूरी है, इनको याद करना। फिर इसके बाद जो आता है सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप का मतलब पवित्र जंगल, जिनको हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर देते हैं इस बना करके, इस लेवल पे बना करके कि यहाँ जाना या किसी को पेड़ काटना, किसी का वहाँ पर जा करके कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ये मान लेते हैं कि बहुत वो पवित्र है और वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी करना ठीक नहीं है। हम लोग आ जाते हैं, उनको रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया खासी जयंतिया हिल्स इन द मेघालय। याद करना पड़ेगा खासी जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। तो हम लोग ऐसे याद करें, खांसी, ये खांसी जो हमें आती है गले में जब खराश होती है तो खांसी आती है, और कब आती है, जब बारिश होती है। बारिश मतलब जब ठंडा मौसम रहे ऐसा कुछ, यानी कि मेघा मतलब बादल, यानी कि बादल होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो खांसी आएगी। एक्चुअली थोड़ी सी हिंट यहाँ पर अगर हम लोग लेकर याद करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे भी एक चीज़ और हम लोग टर्म यूज करते हैं यहाँ पर कि जो मेघालय में सेक्रेड ग्रुप है वो लास्ट रिफ्यूजीज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज यानी प्लांट। हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेघालय सबसे ऐसा रीजन है जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा शरण दिया है, शेल्टर दिया है, किसके लिए, जो थ्रेटेंड स्पीसीज थी, जो रेयर स्पीसीज थी। ठीक है ना, किसकी, प्लांट की। अब आ जाते हैं, तो मेघालय के बारे में हमने याद कर लिया, खांसी एंड जयंतिया। अब मेघा मतलब क्या हो गया, बादल, बादल, बारिश और क्या, खांसी। फिर इसके बाद अरावली हिल्स ऑफ द राजस्थान। तो अरावली अपने आप में ऐसा बोलने में आ रहा है, आपको ऐसे बार बार बोलना है अरावली, अरावली, ऐसा लगता है हाँ राजाओं का स्थान है, राजस्थान वहाँ पर है, तो अरावली बोल करके राजस्थान की फीलिंग आनी चाहिए। फिर इसके बाद वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का रीजन हुआ करता है। अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो हम लोग ऐसे ध्यान से देख सकते हैं कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, अगर हम लोग इस साइड से देखते हैं यहाँ पर ऐसे करके नीचे, ये श्रीलंका है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो रीजन हुआ करता है, यहाँ से ये जो रीजन हुआ करता है, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात भी आ जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट का रीजन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलो अब आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं, कुछ के तो याद कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, वेस्टर्न घाट हो गया, कहाँ पर, कर्नाटका, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद चंदा बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, तो ये तो लग ही रहा है अपने पास का, उत्तर प्रदेश के बगल का है, नाम से लग रहा है चंदा बस्तर मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। अब कुछ हमें एग्जाम्पल याद करने के लिए ट्रिक देनी है, उसको ध्यान से सुनना है और याद करना है। नीट में अक्सर क्वेश्चन होता है, कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने इसकी ट्रिक बनाई है और इसको अच्छे से याद करना है। तो इन सीटू कंजर्वेशन के पहले एग्जाम्पल याद करते हैं, फिर इसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन के हम लोग एग्जाम्पल याद करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को याद करना है वो इन सीटू कंजर्वेशन का याद करना है। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में याद करना है, ट्रिक है, इनसे ना होगा सालों तक, मतलब सालों तक मतलब कई साल तक की मेहनत करें तब भी नहीं होगा, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है। इनसे ना होगा सालों तक, इनसे मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, ना से नेशनल पार्क, अभी नेशनल पार्क हमने कितना बोला 90, हो मतलब हॉट स्पॉट, कितना बताया 34, इंडिया में कितना है 3। ठीक है ना। फिर इसके बाद गा से क्या हो गया, ग्रुव, और कौन सा ग्रुव, सेक्रेड ग्रुव। ठीक है ना। और हमने याद करने के कहाँ कहाँ बताया है, सालों तक मतलब सेंचुरी,
ठीक है ना। और उसको पूरा बोलना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, ये हमने इसको याद कर लिया। तो इनसे ना होगा सालों तक, इनसे ना होगा सालों तक। इनसे मतलब इन सीटू, ना मतलब नेशनल पार्क, हो मतलब हॉट स्पॉट, गा मतलब सेक्रेड ग्रूव, और सेक्रेड ग्रूव, सालों तक मतलब सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी बोल देनी है। फिर आ जाते हैं इक सीटू कंजर्वेशन। पहले इक सीटू कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो हमने इक सीटू कंजर्वेशन में एक बात बताई थी, हम किसी भी इंडेंजर्ड या ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटेंड स्पीसीज कहलाई जा सकती है उसको हम लोग इक सीटू कंजर्वेशन में लेते हैं, यानी कि जो एक्सटिंक्शन के ज़्यादा करीब हो। तो आ जाते हैं उसकी ट्रिक थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पहले इक सीटू कंजर्वेशन में होते कौन कौन है, तो क्या करना है, देखो इसके ट्रिक को फिल करने के लिए ऐसा बोल दें, किसी को बाहर जाना है यानी बैंक जाना है, और उसको बैंक जाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा सफारी कार वहाँ रखी है तो उससे जाना होगा। तो ऐसे याद करना है, एक्स्ट्रा सफारी कार से बैंक जाओ बेटा, एक्स्ट्रा सफारी कार से बैंक जाओ बेटा। अब देखते हैं एक्स्ट्रा का मतलब समझ में आ गया। पहले इक सीटू कंजर्वेशन, इक सीटू कंजर्वेशन, सफारी का मतलब हो गया यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, या सफारी पार्क बोल सकते हैं, लेकिन पूरा नाम लिख देते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। कार से का मतलब क्रायो फ्रीजर्वेशन, क्रायो फ्रीजर्वेशन। बैंक से का मतलब हो गया पॉलन बैंक या सीड बैंक, पॉलन बैंक या सीड बैंक, ठीक है, पॉलन बैंक या सीड बैंक। फिर इसके बाद यहां पर है जाओ मतलब जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। बेटा का मतलब हो गया बॉटेनिकल गार्डन, ये हमें याद हो गया। तो एक्स्ट्रा सफारी कार से बैंक जाओ बेटा, इसको कई बार बोल करके इसको लिख के याद करो आप, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे। हमें थ्योरी भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट पैराग्राफ हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए दुनिया ने कुछ कदम उठाया था। उस कदम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से उठाए गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक अर्थ समिट को किया था, अर्थ समिट जो रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में था, है ना, 1992 में। और उन्होंने बोला था कि एप्रोप्रिएट मेजर सबने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को उठाना है ना, दुनिया भर की बातें। फिर इसके बाद वर्ल्ड समिट जो हुई थी 2002 में हुई थी, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहाँ पर 190 कंट्री आपस में मिल करके ये काम की थी। और बोला था कि 2010 तक जो हम लोग बना रहे हैं उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 2002 में जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट हुआ था और अचीव हुआ था, मतलब अचीव करना था उसको 2010 तक। अब ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो एक बात हम इसको रटवाने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे इसको याद कर सकते हो थोड़ा सा, ये याद करना बहुत ज़रूरी, डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो पहली बात यहाँ पर अर्थ समिट, अच्छा समिट का मतलब होता है सम्मेलन, तो अर्थ समिट हुआ पहले, और अर्थ समिट की बाद जो दूसरा हुआ उसको बोला गया वर्ल्ड समिट। देखो ABCDE पहले आ रहा है, इसके बाद W आ रहा है। पहले अर्थ समिट हुआ, पहले हुआ, तो इसका मतलब जो ईयर है वो हमें 1992, और फिर ये 2002 में। अब पूरा कब करना था, 2010 तक में। पूरा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा करने का सोचा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो हुआ था ये रियो डी जनेरियो में हुआ था, लेकिन ये जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब देखो जोहान्सबर्ग में हुआ था, अब इसका मतलब यहाँ पर देखना है कि पहले क्या था, कम था, बाद में ज़्यादा। देखो पहले 1992, बाद में 2002, तो 1992 कम, 2002 ज़्यादा। लिखने में रियो डी जेनेरियो छोटा, थोड़ा सी स्पेस मिल गया इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है लिखने में, लेकिन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका वाला क्या है, लिखने में बड़ा है। तो ये हमें याद हो गया, बस हो गया, इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।